यार बस मेरे को इतना कर दो, फॉर्मूला याद दिला दो। मैंने आपको बताया हुआ कि जब भी हम रिलेटिव मोशन यूज करना चाहेंगे फॉर 2 डायमेंशन या 3 डायमेंशन प्लेन के लिए, तो क्या फॉर्मूला यूज करूं मैं? पहले थोड़ा बेसिक रिकॉल कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर लिख रहा हूं वी ए बी, तो व्हाट विल बी द फॉर्मूला फॉर वी ए बी? वी ए माइनस वी बी। वी ए माइनस वी बी। और मैंने आपको यह बताया था कि जब भी हम 2 डायमेंशन या 3 डायमेंशन की बात कर रहे हैं, आपको कुछ नहीं करना। आप बस एक नेगेटिव वेक्टर ड्रॉ करोगे, तो यहाँ पे आप लिख दोगे प्लस ऑफ माइनस वीबी। जहां पे माइनस वीबी का मैंने आपको बस इतना बता दिया था क्या टेक्निक है। माइनस वीबी का मतलब क्या है कि हमें एक नेगेटिव वेक्टर ड्रॉ करना है। यही चीज यूज करके हमने रिवर बोर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करा था। अब देखो यही सेम फॉर्मूला यूज करना है रेनमैन प्रॉब्लम्स के लिए भी, लेकिन अब बस थोड़ा सा सॉल्विंग पार्ट का स्टाइल चेंज कर रहे हैं। कैसे स्टाइल चेंज कर रहे हैं? यार मैंने आपको रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स मतलब स्प्लिटिंग ऑफ वेक्टर्स भी बताया हुआ है। तो मेरे को फटाफट रिकॉल करके बता दो स्प्लिटिंग ऑफ वेक्टर्स। कि सपोज इधर मैं कह रहा हूं कि कोई वेक्टर है, कोई क्वांटिटी है मेरे पास आर, यहाँ पे एंगल थीटा है। तो जो ये एक्स कंपोनेंट है और वाई कंपोनेंट है, उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? यू साइन थीटा और यू कोस थीटा। सिमरन, कौन सा कंपोनेंट यू साइन थीटा, कौन सा कंपोनेंट क्या कहते हैं कॉस थीटा? थीटा के साथ वाला कंपोनेंट यू कोस थीटा और सामने वाला यू साइन थीटा। वेरी गुड भाई। तो हमें पता है यार ये वाला टर्म बन जाएगा आर कॉस थीटा, अगर मैंने इधर आर लिया है तो, और ये वाला बन जाएगा आर साइन थीटा। अब यार देखो हमें क्या करना है। हम इस जो कंपोनेंट्स हैं, प्लीज माइक म्यूट करो, हमारे पास जो ये कंपोनेंट है आर कॉस थीटा और आर साइन थीटा, बस इसी को हम थोड़ा सा वेक्टर फॉर्म में लिख देंगे। वेक्टर फॉर्म में मतलब अगर कोई मेरे से पूछे कि भैया आर वेक्टर लिखो, तो मैं आर वेक्टर इस तरीके से भी लिख सकता हूं कि आर वेक्टर इज आर कॉस थीटा आई कैप, क्योंकि ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस में तरफ जा रहा है। और मैं लिख सकता हूं प्लस आर साइन थीटा जे कैप। पहले चेक करो ये वाली बात समझ में आई है या नहीं आई है? भाई रिस्पॉन्ड करो, फिर से रिपीट कर देता हूं। मैंने कहा हमें स्प्लिटिंग ऑफ वेक्टर्स ही करना है, हमें अल्टीमेटली यही वाला फॉर्मूला लगाना है। लेकिन बस अब सॉल्व करने का तरीका थोड़ा सा चेंज है इन केस ऑफ रेनमैन प्रॉब्लम्स, ताकि हम थोड़ा सा और उसको सिंप्लीफाई कर सके। तो ज्यादा इजी मेथड हम क्या डिस्कस कर रहे हैं कि भैया आप जो भी आपको गिवन है उसको वेक्टर फॉर्म में ही रहने दो। तो अगर ये मेरे पास एक वेक्टर है आर, मैं इसको 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर रहा हूँ, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड वर्टिकल कंपोनेंट। जिसके साथ एंगल बन रहा है वो कॉस थीटा, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है, तो इसलिए मैंने लिख दिया आर कॉस थीटा आई कैप। ये भी पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ जा रहा है, इसलिए बीच में लगा दिया प्लस आर साइन थीटा जे कैप। सपोज अगर कोई कंपोनेंट इस तरीके से होता कि यार ये है मेरे पास आर वेक्टर और इसको मैं 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर रहा हूं, तो क्या आप मेरे को बता सकते हो कि इसको वेक्टर फॉर्म में मैं क्या लिखूं? सपोज ये यू ही ले लो, मैं कह रहा हूं ये एंगल थीटा है। अब मेरे को बताओ क्या लिखूं मैं यू वेक्टर को? यू कोस माइनस। थीटा और यू साइन थीटा। तो इधर तो यू कॉस थीटा हो जाएगा और इधर हो जाएगा यू साइन थीटा। लेकिन अब की बार अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो ये हो जाएगा माइनस यू कॉस थीटा आई कैप। माइनस साइन क्यों लगाया? क्योंकि अब ये नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है, ये अभी भी पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ ही जा रहा है। तो प्लस यू साइन थीटा जे कैप। बस इतना चेक कर लो, स्प्लिटिंग ऑफ वेक्टर्स को वेक्टर फॉर्म में इस तरीके से लिखने में आई जे के कैप के टर्म्स में लिख लूंगा मैं। तो ये चीज क्लियर है या नहीं? यस सर। यस। डन। तो अगर यहाँ तक क्लियर है तो बस यार पूरे रेनमैन प्रॉब्लम्स में यही करना है। टोटल 4 केसेस बन सकते हैं रेनमैन प्रॉब्लम्स में, वो चारों केसेस डिस्कस कर लेते हैं। बिल्कुल सिंपल टॉपिक है। तो आ जाओ स्टार्ट कर लो भैया हमारा रेनमैन प्रॉब्लम्स। कहीं पे भी कोई दिक्कत हो उसी वक्त पूछ लेना। सबसे पहली सिचुएशन जो सबसे जनरल सिचुएशन है, केस 1। भाई केस 1 में हम क्या अज्यूम कर रहे हैं कि हमारे पास जो रेन है वो किसी एक एंगल पे फॉल डाउन कर रही है पहले से ही। तो सपोज ये मैंने एक इमेजिनरी वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर ली। मैं कह रहा हूं भैया ये हमारे पास इमेजिनरी वर्टिकल लाइन है, मतलब वाई एक्सिस वाली लाइन है। हमारे पास जो रेन फॉल डाउन कर रही है वो किसी एक एंगल पे फॉल डाउन कर रही है। तो ये मैंने ब्लू कलर से ड्रॉ कर दिया कि भैया ये है वेलोसिटी ऑफ रेन जो किसी एक एंगल पे फॉल डाउन कर रही है। तो अगर ये एंगल हमारा वाई एक्सिस के साथ बन रहा है, तो कह सकता हूं यही सेम एंगल इधर भी बनेगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। यस सर। डन। यस। अब आपको क्या करना है, इस रेन को 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर देना है। तो अगर मैं इस रेन को 2 पार्ट्स में स्प्लिट करूंगा, तो भैया एक आएगा इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एक आएगा इसका वर्टिकल कंपोनेंट।
इस तरीके से। तो आप यहाँ पे लिख दोगे कि ये हो जाएगा हमारे पास वी आर कॉस थीटा, नेगेटिव में होगा क्योंकि नीचे, सॉरी हाँ नीचे की तरफ जा रहा है, और ये पॉजिटिव में होगा वी आर साइन थीटा। अब मैं केस वन आपको क्या समझा रहा हूं, ध्यान दो। केस वन क्या है कि हमारा जो मैन है वो रेस्ट पे है, वो मूव नहीं कर रहा है। तो ये अगर हमारे पास कोई पर्सन है जो मूव नहीं कर रहा, क्वेश्चन बस ये जानना चाहता है कि भाई इसके हिसाब से रेन इसको कितनी वेलोसिटी से गिरती हुई नजर आएगी और कितने एंगल पे गिरती हुई नजर आएगी, ताकि ये उतने ही एंगल पे अपना अम्ब्रेला ओपन कर ले और बारिश से बच जाए। रिपीट कर रहा हूं क्या क्या टारगेट है हमारा। हमारा टारगेट है फाइनल रेन की वेलोसिटी निकालना, कि भाई पर्सन के हिसाब से रेन कितनी वेलोसिटी से गिरती हुई नजर आएगी, कितने एंगल पे गिरती हुई नजर आएगी, क्योंकि जितने एंगल पे गिरती हुई नजर आएगी वो उतने ही एंगल पे अम्ब्रेला खोलेगा। तो इधर तो पर्सन चल ही नहीं रहा, अगर इधर पर्सन चल ही नहीं रहा तो भैया इसको तो रेन जो इसकी एक्चुअल वेलोसिटी है उसी वेलोसिटी से गिरती हुई नजर आएगी। तो इधर मैं क्या लिख सकता हूं कि रिजल्टेंट वेलोसिटी कितनी होगी, रिजल्टेंट वेलोसिटी अल्टीमेटली वी आर ही होगी। चेक करो क्या ये वाली बात क्लियर हुई है। यस सर। भाई आज डायरेक्ट रिस्पॉन्स चल रहा है, माना पेपर चल रहा है लेकिन थोड़ा सा रिस्पॉन्स दे सकते हो। देखो हम कैलकुलेट करने में इंटरेस्टेड है वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, मतलब ये रिजल्टेंट वेलोसिटी है जिस वेलोसिटी से रेन गिरती हुई नजर आएगी। रिजल्टेंट वेलोसिटी इज वी आर एम। तो अभी जैसा हमने पीछे डिस्कस किया फॉर्मूला क्या होगा, वी आर प्लस माइनस वी एम। लेकिन मैं कह रहा हूं पर्सन तो रेस्ट पे है, पर्सन रेस्ट पे है तो उसका नेगेटिव वेक्टर बनाने की जरूरत ही नहीं है। तो ये वीएम क्या हो गया, ये वीएम जीरो हो गया। वीएम जीरो हो गया तो हमारे पास जो रिजल्टेंट वेलोसिटी आई है वो रेन की एक्चुअल वेलोसिटी आई है, मतलब रेन जिस वेलोसिटी से गिर रही थी इस पर्सन को उतनी ही वेलोसिटी पे वो गिरती हुई नजर आएगी। उसके बाद क्या कैलकुलेट करना है, उसके बाद मैंने कहा कि हमें कैलकुलेट करना है कि भैया ये जो पर्सन है ये अम्ब्रेला कितने एंगल पे खोले। तो जब रेन की वेलोसिटी में कोई चेंजेस ही नहीं हो रहे तो जिस वेलोसिटी से रेन गिर रही है उसी वेलोसिटी पे इसको गिरती हुई नजर आएगी, और ये उसी वेलोसिटी पे, सॉरी उसी एंगल पे ये अपना अम्ब्रेला ओपन करेगा। तो पर्सन जिस एंगल पे अम्ब्रेला ओपन करता है उसको हम डिनोट करते हैं फाई से। तो यहां लिख देता हूं फाई क्या है, फाई इज द एंगल at which the person has to hold the umbrella, at which the person has to hold the umbrella। तो भैया इस केस में हमारे पास जो एंगल थीटा गिवन होगा उसी एंगल पे पर्सन को अपना अम्ब्रेला होल्ड करना पड़ेगा। चेक कर लो मैंने सारे पार्ट एक्सप्लेन कर दिए हैं, केस वन पूरा क्लियर है या नहीं। क्लियर सर। यस सर। Done। चलो बहुत बढ़िया। अगर आपको केस वन क्लियर है तो केस टू भी इजीली समझ में आ जाएगा, इतनी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो देखो केस टू पे, केस टू पे क्या हो रहा है कि अब पर्सन ने मूव करना स्टार्ट कर दिया, अब पर्सन रेस्ट पे नहीं है। तो अगर पर्सन रेस्ट पे नहीं है तो याद रखो उसको बारिश किसी और एंगल पे किसी और वेलोसिटी से गिरती हुई नजर आएगी जब पर्सन रेस्ट पे नहीं है। तो वही सिचुएशन इमेजिन करनी है। फिर से वही मैंने कहा कि सपोज भैया ये बारिश है जो किसी एक एंगल पे गिर रही है, तो ये हो गया वेलोसिटी ऑफ रेन। ये एंगल हमने ले लिया थीटा, तो ये वाला एंगल ये पूरा एंगल भी हो गया थीटा। अब मैं कह रहा हूं कि भैया पर्सन चल रहा है, ये हो गया हमारे पास पर्सन, और वो आगे की तरफ चल रहा है, ये आगे की तरफ चल रहा है किसी एक वेलोसिटी वीएम से। तो अगर ये किसी एक वेलोसिटी वीएम से चल रहा है तो जरा अपना फॉर्मूला लगाओ फिर से। तो फॉर्मूले के हिसाब से वी आर एम इज इक्वल्स टू वी आर प्लस माइनस वी एम। मतलब मेरे को नेगेटिव वेक्टर किसका ड्रॉ करना है भैया, रेन का या पर्सन का, पर्सन। पर्सन का। तो पर्सन अगर राइट में जा रहा है तो नेगेटिव वेक्टर किधर आएगा उसका, नेगेटिव वेक्टर उसका लेफ्ट में आएगा। तो यहाँ पे ये लेफ्ट में मैंने नेगेटिव ड्रॉ कर दिया पर्सन का, माइनस वी एम। चेक करो यहां तक की बातें क्लियर हुई या नहीं हुई, कि भैया यस मैंने सर। वेलोसिटी ऑफ रेन दे दिया, पर्सन राइट में चल रहा था, उसका नेगेटिव वेक्टर हमने लेफ्ट में ड्रॉ कर दिया। अब मैं ट्राइंगल लॉ के हिसाब से इस ट्राइंगल को कंप्लीट करूंगा, तो जो ये व्हाइट लाइन है ये रिजल्टेंट वेलोसिटी बनेगी, ये रिजल्टेंट वेलोसिटी है वी आर एम। तो आप खुद देखो, पहले बारिश जिस एंगल पे गिर रही थी क्या पर्सन को बारिश उसी एंगल पे गिरती हुई नजर आ रही है अब,
नहीं, अब उसको किसी और एंगल पे गिरती हुई नजर आ रही है। अब उसको एंगल ये फाई एंगल पे गिरती हुई नजर आ रही है। क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। वेदांत तुम्हारा डाउट? वेदांत तुम्हारा डाउट ये लास्ट क्लास में भी यही था कि सर हम नेगेटिव वेक्टर क्यों ड्रॉ कर रहे हैं। क्योंकि एक चीज याद रखो, हम वेक्टर्स के साथ क्या क्या कर सकते हैं। पहले मैं वेदांत का डाउट क्लियर कर लेता हूं, आप एक बार देख लेना सब लोग। हम वेक्टर्स के साथ क्या क्या कर सकते हैं। हम वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं, हम वेक्टर्स को सबट्रैक्ट कर सकते हैं, और हम वेक्टर्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मल्टीप्लाई के बारे में अभी हमारा कोई काम आया नहीं है, तो उसके बारे में अभी हमको डिस्कशन कर भी नहीं रहे हैं। बाकी अगर आपको थोड़ा बहुत याद हो, मल्टीप्लाई हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक होता है डॉट प्रोडक्ट, एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट, जिसमें कॉस थीटा और इसमें साइन थीटा आता है। फिलहाल इसकी बातें छोड़ दो। एडिशन ऑफ वेक्टर्स, एडिशन ऑफ वेक्टर्स में क्या करते हैं हम रिजल्टेंट निकालते हैं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ये सिर्फ रिप्रेजेंट करने का तरीका है वेदांत। एक्चुअल में फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला यूज होता है आर इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं, चेक कर लो। जब हम दो वेक्टर्स को ऐड करते हैं तो रिप्रेजेंटेशन के लिए हम लिखते हैं आर इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। लेकिन मैं डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकता, क्योंकि इनके बीच में कुछ ना कुछ एंगल होगा। और ये मैंने आपको बताया हुआ है, जब भी दो वेक्टर्स के बीच में एंगल होता है, आप उनको डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते, आपको अपना ये वेक्टर एडिशन लगाना पड़ता है। अब आ जाओ सब्ट्रैक्शन में। एक्चुअली दो वेक्टर सब्ट्रैक्ट नहीं होते कभी भी। एक्चुअली दो वेक्टर्स कभी भी सब्ट्रैक्ट होते ही नहीं है। तो फिर हम सब्ट्रैक्ट करते कैसे हैं? तो हम सब्ट्रैक्शन को क्या कहते हैं? सब्ट्रैक्शन इज नथिंग बट इट इज एडिशन ऑफ वन नेगेटिव वेक्टर। इस तरीके से, मतलब फॉर एग्जाम्पल मेरे को ए वेक्टर और बी वेक्टर का सब्ट्रैक्शन करना है, तो मैं इसका सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकता। तो हम क्या करते हैं? हम एडिशन ही करते हैं, लेकिन बस बी का नेगेटिव ड्रॉ कर देते हैं। तो बी का नेगेटिव ड्रॉ करने का मतलब है ये एडिशन भी है और यही सब्ट्रैक्शन भी है। वेदांत पहले ये चीज चेक करके बताओ, ये चीज क्लियर है या नहीं? डन। तो वेदांत इधर भी हम वही कर रहे हैं। हमारे पास रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है? हमारे पास रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला यही है, वी ए माइनस वी बी। अब मैं कह रहा हूं दो वेक्टर्स को तो सब्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकते, तो हम क्या करते हैं? हम इसको एडिशन में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो अभी मैंने बताया सब्ट्रैक्शन इज नथिंग बट एडिशन, तो इसलिए मैं यहाँ पे वी ए प्लस माइनस वी बी लिखता हूं कि भैया मैं दो वेक्टर्स को ऐड ही कर रहा हूं, सब्ट्रैक्ट नहीं कर रहा। लेकिन ये दो वेक्टर्स है कौन से? एक पॉजिटिव वेक्टर है और एक नेगेटिव वेक्टर है। तो इसलिए हम हमेशा एक नेगेटिव वेक्टर ड्रॉ करते हैं जब भी हमें रिलेटिव निकालना होता है, क्योंकि रिलेटिव के इसमें नेगेटिव साइन आता है। चलो, आपको ये चीज क्लियर है? तो यही चीज हमने की है। हाँ, तो भैया अब आप मेरे को एक चीज बताओ कि इसमें आप सॉल्व कैसे करोगे ये वीआरएम की वैल्यू। ये वीआरएम की वैल्यू आप सॉल्व कैसे करोगे? तो देखो, बहुत इजी तरीका है वीआरएम की वैल्यू सॉल्व करने का। आप क्या करोगे? आप रेन की वेलोसिटी को दो पार्ट में स्प्लिट करोगे। तो रेन की वेलोसिटी एक एक्स डायरेक्शन में आएगी, एक वाई डायरेक्शन में आएगी। ये रेड कलर से मैंने रेन की वेलोसिटी को स्प्लिट किया है। रेन एंगल कितना बना रही थी? रेन एंगल बना रही थी थीटा। तो ये वाला हो जाएगा वी आर साइन थीटा, और ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा वी आर कॉस थीटा। तो अब की बार हम क्या लिखेंगे? वी आर को, भाई सब लोग ध्यान देना, इंपॉर्टेंट वाला कॉन्सेप्ट है ये। अब हम वी आर को क्या लिखेंगे? वी आर को लिखेंगे वी आर साइन थीटा आई कैप, क्योंकि ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस में जा रहा है, माइनस ये नेगेटिव एक्स वाई एक्सिस में जा रहा है, इसलिए माइनस वी आर कॉस थीटा जे कैप। वी आर कॉस थीटा जे कैप। सिमिलरली पर्सन की वेलोसिटी वेक्टर फॉर्म में क्या लिखूंगा? पर्सन की वेलोसिटी भैया वी एम है, और कौन सी डायरेक्शन में है? माइनस आई कैप की डायरेक्शन में, क्योंकि ये लेफ्ट हैंड साइड जा रहा है। अब ये दोनों वैल्यूज ऊपर वाले फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर दो, तो वी आर एम क्या बन जाएगा आपके पास? आई को आई के साथ ही सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो ये बन जाएगा वी आर साइन थीटा माइनस माइनस ये बीच में बन जाएगा प्लस आई कैप। ध्यान दो, ये बीच में प्लस क्यों हुआ है? क्योंकि ऑलरेडी मेरे को माइनस करना है, और एक ये माइनस साइन पहले से ही है। तो मैं पूरा लिख देता हूं, नहीं तो आप मेरे को पता है बाद में बहुत गलती करोगे। माइनस ऑफ माइनस वी एम आई कैप। बचा क्या? बचा बस एक कॉस थीटा वाला टर्म, तो वी आर कॉस थीटा जे कैप।
चेक कर लो ये इक्वेशन लिखना समझ में आ गया या नहीं आया। वैल्यूज क्वेश्चन में गिवन होगी, बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा। कोई ऐसा जिसको दिक्कत आई हो ये चीज समझने में? और इस केस में अगर मैं फाई की बात करूंगा तो फाई हम कैलकुलेट करेंगे राइट एंगल ट्रायंगल बना के, उसके बारे में क्वेश्चन में ही डिस्कस कराऊंगा। लेकिन बस इतना ध्यान देना कि अब की बार फाई और थीटा इक्वल नहीं है, फाई छोटा एंगल होगा। भाई किसी का रिप्लाई नहीं आया, किसी का कोई रिस्पॉन्ड नहीं आया, चेक करके बताओ समझ में आया या फिर से रिपीट करना है? सर लास्ट स्टेप कर दो रिपीट। लास्ट स्टेप रिपीट करना है, डन। हाँ मानसी बिल्कुल रिपीट। सबसे पहले लास्ट स्टेप से पहले इतना और कंफर्म कर दो, ये वाला समझ में, यहां तक समझ में आया ये वाला स्टेप? यस सर। चलो डन, ये वाला स्टेप सर आपको समझ में आ गया। करो सर। क्या बोल रहे हो, रिपीट करना है क्या? यस सर। ठीक है रिपीट करना है। चलो इधर देखो, सबसे पहले रेन को पकड़ लो, बाकी चीजें छोड़ दो। मैं कह रहा हूं भैया ये बारिश गिर रही थी, कितने एंगल पे गिर रही थी? हमें एंगल भी पता है कि भैया ये थीटा एंगल पे गिर रही थी, लेकिन जो थीटा एंगल है वो किसके साथ बन रहा है? थीटा एंगल तो यहाँ पे बन रहा है ना। तो मुझे बताओ अगर आप इस वेलोसिटी को स्प्लिट करोगे दो कंपोनेंट्स में, तो एक आपके पास आएगा y कंपोनेंट, एक आपके पास आएगा x कंपोनेंट। और जैसे मैंने अभी बिल्कुल फर्स्ट उसमें बताया स्लाइड में कि अब आपको क्या करना है, अगर आप किसी भी वेक्टर को स्प्लिट कर रहे हो तो आपको उसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है, मतलब आई और जे के फॉर्म में लिखना है। तो जब मैंने इस आर को स्प्लिट किया था तो मैंने इसको लिख दिया था आर कॉस थीटा आई कैप, क्योंकि पॉजिटिव की तरफ था। सिमिलरली यहां पे मैंने लिखा आर साइन थीटा, ये भी मैंने प्लस में क्यों लिखा? क्योंकि ये ऊपर की तरफ था तो पॉजिटिव डायरेक्शन में था। फिर मैंने आपको यही एग्जांपल इधर बताया कि u को भी अगर मैं स्प्लिट कर रहा हूं तो i और j के फॉर्म में लिखूंगा। ये u cos थीटा कौन सी डायरेक्शन में आया है? माइनस एक्स एक्सिस में आया है, इसलिए नेगेटिव साइन लगा दिया और आई कैप लिख दिया। u साइन थीटा प्लस वाई एक्सिस में आया है तो इसलिए प्लस u साइन थीटा j कैप लिख दिया। अब आगे का डिस्कशन आ जाओ, इस क्वेश्चन पे वापस आ जाओ। मुझे बताओ सिमिलरली मैं वेलोसिटी ऑफ रेन लिखना चाहता हूं आई और जे के टर्म्स में, तो बताओ आई और जे के टर्म्स में मैं क्या लिखूं वेलोसिटी ऑफ रेन? ये वाला वाई कंपोनेंट क्या बन जाएगा जिसके साथ एंगल बन रहा है? ये वाई कंपोनेंट क्या बन जाएगा? वी आर साइन थीटा। वी आर कॉस थीटा सिमरन, क्योंकि जिसके साथ एंगल बनता है वो कॉस थीटा होता है। अब चाहे वो एक्स एक्सिस में बने चाहे वाई एक्सिस में बने, जिसके साथ एंगल बनेगा वो कॉस थीटा टर्म होगा। इधर एंगल नहीं बना तो ये होगा वी आर साइन थीटा। साइन थीटा। अब चेक करो ये प्लस एक्सिस की तरफ जा रहा है या माइनस, तो ये प्लस की तरफ जा रहा है, तो मैं लिखूंगा वी आर साइन थीटा, एक्स एक्सिस के लिए आई कैप और प्लस में ही लिखूंगा क्योंकि प्लस एक्सिस की तरफ जा रहा था। अब आ जाओ वाई के लिए, ये आपको नेगेटिव वाई दिख रहा है या पॉजिटिव वाई दिख रहा है नीचे की तरफ? नेगेटिव वाई, तो इसलिए यहां पे नेगेटिव लिख दो। वी आर कॉस थीटा जे कैप, क्योंकि वाई डायरेक्शन के लिए हम जे कैप लगाते हैं, एक्स डायरेक्शन के लिए हम आई कैप लगाते हैं। ये मैंने वेलोसिटी ऑफ रेन लिख दी। पहले चेक कर लो भैया जिसको डाउट था इस वाले स्टेप में, क्या उसको ये क्लियर है बातें? यस सर। डन। अब मैं कह रहा हूं यार ये पर्सन है, ये मैंने वेलोसिटी ऑफ पर्सन मार्क करी है, तो मेरे को बताओ ये पर्सन कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है? पर्सन तो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, वो भी माइनस एक्स एक्सिस में। तो जब मैं वेलोसिटी ऑफ पर्सन पूछूंगा लिखने के लिए तो आप लिखोगे वेलोसिटी ऑफ पर्सन को तो स्प्लिट करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि तो वो तो या तो प्रॉपर एक्स में जा रहा है या प्रॉपर वाई में जा रहा है, तो इसको स्प्लिट करने की जरूरत ही नहीं है। तो इसलिए इधर लिखूंगा वीएम, लेकिन ये माइनस एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है तो माइनस आई कैप। ये भी क्लियर है? यस सर। डन। अब मेरे को बताओ वी आर एम, इसका फॉर्मूला क्या है? वी आर एम का, वी आर एम का फॉर्मूला है वी आर माइनस वी एम। अब मैं आपको क्या कह रहा हूं, वी आर की वैल्यू रख दो जो इक्वेशन 1 में आपने निकाली, वी एम की वैल्यू रख दो जो आपने इक्वेशन 2 में निकाली, बस सब्स्टिट्यूट करनी है। तो जब मैंने सब्स्टिट्यूट किया तो मेरे को पता है आई को आई के साथ ही सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, वाई को वाई के साथ ही सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो मैंने आई को आई के साथ सब्ट्रैक्ट किया तो मेरे पास आया वी आर साइन थीटा, ये मैंने ये लिख दिया, माइनस सब्ट्रैक्ट करना है आई को आई के साथ। अब चेक करो ये वाली इक्वेशन अभी क्लियर हुई या फिर से रिपीट करना है इसमें भी? यस सर। क्लियर है, यस डन। एक्स को एक्स के साथ ही सब्ट्रैक्ट किया है। अब बचा वाई वाला टर्म, तो भैया इधर तो अकेला वाई है, इधर तो कहीं वाई का टर्म है ही नहीं, तो माइनस साइन था वी आर कॉस थीटा
जे कैप। बस मैं कह रहा हूं इसमें सारी वैल्यूज क्वेश्चन में आपको गिवन होगी, सारी वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करनी है बस, और आपके पास आंसर आ जाएगा। उसके बाद ये तो वैल्यू आ गई, अब बात करने की भैया बारिश उसको कितने एंगल पे गिरती हुई नजर आएगी। तो भैया हमारा पैरेललोग्राम मेथड होता है, ट्राइंगल ऑफ एडिशन मेथड होता है, उसके अकॉर्डिंग अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो भैया ये जो ट्राइंगल की क्लोजिंग साइड होती है वो रिजल्टेंट देती है। तो जो ये ट्राइंगल की क्लोजिंग साइड है येलो लाइन, ये ट्राइंगल की क्लोजिंग साइड मेरे को रिजल्टेंट वेलोसिटी दे रही है। तो ये क्लोजिंग साइड कितना एंगल बना रही है, ये क्लोजिंग साइड एंगल फाइव बना रही है। तो पर्सन को ये बारिश थीटा एंगल पे गिरती हुई नजर नहीं आएगी, थीटा एंगल ये था, ये बारिश उसको थीटा एंगल पे गिरती हुई नजर नहीं आएगी, ये उसको फाई एंगल पे गिरती हुई नजर आएगी। और अब की बार मैं क्या चेक कर रहा हूं कि भैया जो मेरा फाई है वो थीटा से कम है। एग्जाम्पल, सपोज भैया बारिश एक्चुअल में गिर रही है 60 डिग्री पे, बारिश एक्चुअल में 60 डिग्री पे गिर रही है, लेकिन जब मैं चलूंगा तो मेरे को वो बारिश 60 डिग्री पे गिरती हुई नजर नहीं आएगी, वो मेरे को शायद से 45 डिग्री या 30 डिग्री पे गिरती हुई नजर आएगी। क्या केस 2 क्लियर हो गया अब? यस सर। चलो डन, तो इसको नोट डाउन कर लो, जैसे नोट डाउन हो जाए बता दो। ये सॉरी, इसको नोट डाउन कर लो। यस सर। चलो डन, आते हैं थर्ड केस पे। थर्ड केस में पर्सन ने क्या किया भैया, पहले पर्सन है ना धीरे चल रहा था, पर्सन धीरे चल रहा था, उसकी वेलोसिटी कम थी, इसलिए मैंने इसको छोटा सा वेक्टर ड्रॉ किया, रेड लाइन को बड़ा नहीं बनाया। लेकिन अब पर्सन ने अपनी स्पीड इंक्रीज करी, अब वो और तेज भाग रहा है, तो अगर वो और तेज भागेगा तो एंगल और कम होता जाएगा। रिपीट, जैसे मैंने कहा अभी पिछले वाले क्वेश्चन में क्या हो रहा है, बारिश 60 डिग्री पे गिर रही थी लेकिन उसको 30 डिग्री या 45 डिग्री पे गिरती हुई नजर आ रही है। अब पर्सन ने स्पीड अपनी और इंक्रीज करी, तो अगर पर्सन अपनी स्पीड और इंक्रीज करेगा तो उस केस में क्या होगा, एंगल और डिक्रीज होगा। तो अब यही सिचुएशन को यहां पे इमेजिन करना बस। भैया इमेजिनेशन में क्या है, मैंने कहा वही बारिश वही सेम गिर रही है किसी एक एंगल थीटा पे, ये मैंने बारिश ड्रॉ कर दी जो गिर रही है किसी एक एंगल थीटा पे। अब पर्सन चल रहा है, पर्सन चल रहा है फिर से वही राइट हैंड साइड। भैया अगर पर्सन राइट हैंड साइड चल रहा है, इसकी वेलोसिटी vm, तो मेरे को क्या कैलकुलेट करना है, vrm कैलकुलेट करना है। मतलब vr प्लस माइनस vm, तो मेरे को vm का नेगेटिव वेक्टर ड्रॉ करना था। अब पर्सन की स्पीड इतनी ज्यादा है कि जो हमने vm ड्रॉ किया वो बिल्कुल यहां तक आ गया, बिल्कुल यहां तक आ गया। तो ये हो गया हमारे पास vm। तो अब अकॉर्डिंग टू ट्राइंगल लॉ इन क्लोजिंग साइड को रिजल्टेंट बना दो। तो अगर मैं क्लोजिंग साइड ड्रॉ करूंगा तो ये आएगी मेरे पास क्लोजिंग साइड, जो ये मैं व्हाइट लाइन से ड्रॉ कर रहा हूं, ये आएगी मेरे पास क्लोजिंग साइड। तो मुझे बताओ पर्सन को बारिश कैसे गिरती हुई नजर आएगी? 90 डिग्री। वेरी गुड, कि भैया पर्सन को बारिश बिल्कुल सीधी गिरती हुई नजर आ रही है। बारिश गिर 60 डिग्री पे रही थी लेकिन अब उसको बिल्कुल सीधी गिरती हुई नजर आ रही है। तो इसमें तो बहुत इजी हो गया कैलकुलेट करना, बहुत इजी कैसे हो गया, थर्ड केस सबसे सिंपलेस्ट और सबसे इंपॉर्टेंट केस है। रेन अपीयर्स टू फॉल वर्टिकली, रेन अपीयर्स टू फॉल वर्टिकली, याद रखो ये सबसे इंपॉर्टेंट केस भी है और सबसे सिंपल केस भी है। सबसे सिंपल केस क्यों है, क्योंकि इसमें एक राइट एंगल ट्राइंगल मिल जाता है, और राइट एंगल ट्राइंगल मिल गया तो इसमें मेरे को फालतू में स्प्लिट करने की जरूरत ही नहीं है। डायरेक्टली पाइथागोरस थ्योरम से वी आर की वैल्यू गिवन होगी, वी एम की वैल्यू गिवन होगी, पाइथागोरस थ्योरम से मैं डायरेक्टली इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लूंगा। इसलिए ये केस सबसे ज्यादा सिंपल केस होता है क्योंकि उसमें डायरेक्टली पाइथागोरस थ्योरम लग जाता है। तो यहाँ पे तो वी आर एम की वैल्यू कैसे निकालूंगा, डायरेक्टली पाइथागोरस थ्योरम से। तो यहाँ पे लिख देता हूं पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस ये जो भी वैल्यू है उसका स्क्वायर, ये आ गई हमारे पास वीआरएम की वैल्यू। ऊपर से भैया हमें बारिश कितने एंगल पे गिरती हुई नजर आएगी, ये पर्सन कितने एंगल पे अम्ब्रेला खोले, तो भैया ये पर्सन अपना अम्ब्रेला बिल्कुल स्ट्रेट रखेगा,
इसको टिल्ट करना ही नहीं पड़ेगा। तो इसलिए अगर इस केस में मैं फाई की वैल्यू पूछूं तो फाई की वैल्यू 90 मत बताना, फाई की वैल्यू 0 डिग्री बताना। 0 डिग्री क्यों? क्योंकि हमेशा जो पर्सन अम्ब्रेला खोलता है वो हॉरिजॉन्टल से चेंज नहीं करता। हम हमेशा अपने अम्ब्रेले का एंगल कहां से चेंज करते हैं? वर्टिकल से चेंज करते हैं। तो हमेशा एंगल वर्टिकल से देखा जाता है कि वर्टिकल से कितने एंगल पे अम्ब्रेला होल्ड करना पड़ रहा है। तो इधर तो हमें वर्टिकल से किसी भी एंगल पे अम्ब्रेला होल्ड नहीं करना पड़ रहा, तो फाई की वैल्यू कितनी होगी? 0 होगी। क्या यहाँ तक की बातें क्लियर हुई या कुछ रिपीट करना है इसमें? यस सर। डन। तो अम्ब्रेला यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ। समझ जाना कि भैया अम्ब्रेला हमें ऐसे 90 डिग्री के एंगल पे नहीं बल्कि 0 डिग्री के एंगल पे करके चलना है। और देखो मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, थर्ड केस सबसे सिंपलेस्ट केस भी है, सबसे इंपॉर्टेंट केस भी है। बचा एक बस लास्ट केस, ये कंप्लीट हो गया तो बता दो, फिर लास्ट केस पे आता हूँ। यस सर। चलो डन, यस सर। बढ़िया। आ जाओ केस 4। यार अगर आप एक चीज नोटिस करो, इतनी देर से मैं क्या बोल रहा हूँ आपको। भाई पहले क्या हो रहा था? बारिश एक एंगल पे गिर रही है 60 डिग्री के, सपोज मैं वैल्यू 60 डिग्री फिक्स कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ बारिश गिर रही है 60 डिग्री के एंगल पे, मैं खड़ा हूं, मैं चल ही नहीं रहा। तो मेरे को बारिश कितने एंगल पे गिरती हुई नजर आएगी? मेरे लिए एंगल चेंज ही नहीं होगा। तो बारिश 60 डिग्री पे गिर रही है तो 60 डिग्री पे ही गिरेगी। फिर क्या हुआ? मैंने चलना स्टार्ट किया। तो अगर मैंने धीरे धीरे चलना स्टार्ट किया तो भाई मेरे हिसाब से बारिश 60 डिग्री की जगह 45 डिग्री पे गिरेगी, एंगल की वैल्यू कम हो जाएगी। फिर मैंने अपनी स्पीड बढ़ाई, तो एंगल और कम हुआ। और 60 डिग्री जो पहले मेरे को 45 डिग्री पे गिरती हुई नजर आ रही थी, फिर अब वो क्या हो गई? अब वो 0 डिग्री पे गिरती हुई नजर आ रही है। अब फोर्थ केस क्या है? फोर्थ केस है कि भैया पर्सन ने और भी ज्यादा स्पीड इंक्रीज कर ली। तो मेरे को बताओ, अगर पर्सन ने और भी ज्यादा स्पीड इंक्रीज कर ली तो फिर क्या होगा? तो भैया वैल्यू 0 से कम होना शुरू हो जाएगी, एंगल 0 से कम हो जाएगा। एंगल 0 से कम होने का मतलब क्या है? कि पहले अगर आप एंगल राइट हैंड साइड बना रहे थे तो अब एंगल कहां बनेगा? लेफ्ट साइड। लेफ्ट हैंड लेफ्ट साइड साइड। बनेगा। जैसे भैया आप सब नॉन मेडिकल स्टूडेंट हो, ये तो चीज बहुत क्लियर होगी कि इधर हम जैसे वैल्यू लेते हैं 0 से लेके 90, लेकिन सपोज मैं कह रहा हूं -45 डिग्री। तो -45 डिग्री का मतलब क्या है? कि अब ऊपर की नहीं नीचे की डायरेक्शन में एंगल मेजर कर दो, तो ये एंगल -45 हो जाएगा। तो वही चीजें यहाँ पे भी अप्लाई कर रहे हैं बस। तो देखो सिचुएशन को, कि भैया ये है बारिश, फिर से वही वाला सिनेरियो। ये है बारिश जो गिर रही है किसी एक एंगल पे। एंगल कितना? एंगल थीटा। भैया पर्सन ने अपनी स्पीड बहुत ज्यादा इंक्रीज करके बैठा हुआ है, तो पर्सन की स्पीड को और बड़ा बना देंगे। ये हो गई पर्सन की स्पीड, अब और बड़ा बना दिया मैंने वीएम को। तो अब अगर आप ट्राइंगल को क्लोज करोगे तो ये आपको मिलेगी क्लोजिंग साइड, और जो ये क्लोजिंग साइड है ये आपको वैल्यू देगी रिजल्टेंट वेलोसिटी की, वीआरएम की। ऊपर से मैंने कहा हमें हमेशा एंगल, कितने एंगल पे अम्ब्रेला खोलना है? वो हमें वर्टिकल से होता है। तो अब की बार ये एंगल बनेगा फाइव। फाई की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। फाई की वैल्यू थीटा के बराबर भी हो सकती है, कैलकुलेशन पे देखेंगे वो तो। थीटा, इसकी वैल्यू थीटा से बड़ी भी हो सकती है, थीटा से छोटी भी हो सकती है। लेकिन हमें बारिश कंप्लीटली उल्टी डायरेक्शन में गिरती हुई दिखाई देगी, ये कॉन्सेप्ट बस आपको देखना है। अब मैं इसका डे टू डे एग्जांपल बताता हूँ। डे टू डे एग्जांपल, सपोज आप बाइक या कार पे चल रहे हो, तो उस केस में आपको हमेशा लगता है कि बारिश आपके हिट कर रही है और किसी एक एंगल पे हिट कर रही है। तो ये वही सिनेरियो है। डन है इसमें? यस सर। यस सर। अब सिंस इधर एक राइट एंगल ट्राइंगल नहीं बन रहा, इधर एक राइट एंगल ट्राइंगल नहीं बन रहा, तो यार अल्टीमेटली आपके पास फिर से कोई ऑप्शन नहीं है। आप क्या करोगे? इसको वेक्टर फॉर्म में, कंपोनेंट्स फॉर्म में लिखोगे। कंपोनेंट्स फॉर्म में, तो कंपोनेंट फॉर्म में कैसे लिखूंगा? अभी वो मैंने आपको पीछे बता ही दिया कि वी आर को लिखूंगा वी आर साइन थीटा आई कैप, और लिखूंगा माइनस वी आर कॉस थीटा जे कैप। वीएम की वैल्यू क्या लिखूंगा? -VMI कैप। इन दोनों की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूंगा और फाइनल आंसर निकाल दूंगा। ये हमने सारे केसेस डिस्कस कर लिए रेनमैन प्रॉब्लम्स के। तो यहां तक नोट डाउन करके खत्म करो। अब आपको क्वेश्चन कराता हूं, आप देखोगे अपने आप क्वेश्चन आपसे बहुत इजीली सॉल्व हो जाएंगे। यस सर। डन, चलो। यस।
आपको बस क्वेश्चन में इतना ही देखना पड़ेगा कि यार ये कौन से केस का क्वेश्चन बन रहा है, केस 1 2 3 या 4। बस आप इतनी चीज नोट डाउन करते रहना, आपको अपने आप ही इजी लगेगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? क्वेश्चन कह रहा है रेन इज फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स। हमारे पास रेन है, वो वर्टिकली डाउनवर्ड्स फॉल कर रही है, मतलब पहले से बिल्कुल स्ट्रेट नीचे गिर रही है, किसी एंगल पे नहीं गिर रही है, वर्टिकल डाउनवर्ड्स। बारिश गिर रही है वर्टिकली डाउनवर्ड्स और हमें इसकी स्पीड गिवन है, दैट इज 6 मीटर पर सेकेंड। और क्या गिवन है? नहीं बस इतना कि ये मैंने कुछ गलत इंफॉर्मेशन दे दिया, सॉरी। रेन इज फॉलिंग वर्टिकल डाउनवर्ड्स, हमें नहीं पता इसकी ये वैल्यू। पर्सन की वैल्यू पता है, पर्सन मूव कर रहा है 6 मीटर पर सेकेंड पे। और यार 1 मिनट रुकना प्लीज, मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि क्वेश्चन में कुछ फॉल्ट है, बस 1 मिनट रुको। रेन इज फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स, यस क्वेश्चन में ही गलती है, इसको थोड़ा सा करेक्ट कर देता हूं मैं। रेन इज फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। पर्सन इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड। आपको क्या कैलकुलेट करना है? फर्स्ट पार्ट कि भैया आपको वी आर एम की वैल्यू कैलकुलेट करके देनी है, और सेकेंड पार्ट आपको बताना है कि पर्सन कितने एंगल पे अम्ब्रेला को होल्ड करे। रिपीट कर देता हूं, क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है। रेन बिल्कुल वर्टिकली डाउनवर्ड्स फॉल कर रही है 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। पर्सन मूव कर रहा है 6 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। हमें बताना है इस पर्सन को बारिश कितने एंगल पे और कितनी स्पीड से गिरती हुई नजर आएगी। तो इधर देख लो, आपको ये वाला क्वेश्चन मैं सॉल्व करा रहा हूं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद से ट्राई कर सकते हो। भैया बारिश गिर रही है बिल्कुल वर्टिकल डाउनवर्ड्स, तो इसको लिखूंगा -10 J कैप। -10 J कैप, -10 क्यों लिखा? क्योंकि नेगेटिव एक्सिस की तरफ जा रही है, वाई एक्सिस की तरफ जा रही है। पर्सन किधर ट्रैवल कर रहा है? 6 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। मैंने अज्यूम कर लिया बाय डिफॉल्ट कि पर्सन राइट में जा रहा है। पर्सन राइट में जा रहा है तो उसका नेगेटिव वेक्टर किधर ड्रॉ कर दूं? लेफ्ट में। लेफ्ट। वेरी गुड। तो ये हो गया पर्सन की वेलोसिटी, और पर्सन की वेलोसिटी यहाँ पे हो जाएगी 6 मीटर पर सेकेंड, जिसको अगर आप प्रॉपरली लिखना चाहो तो आप इस तरीके से लिखोगे कि Vm इज इक्वल्स टू -6 I कैप। -6 क्यों लिखा? क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड हो गया। ट्राइंगल को क्लोज कर दो, वो आपको रिजल्टेंट देगा। तो अगर मैं ट्राइंगल को क्लोज करूं तो ये मेरे को रिजल्टेंट मिलेगा। और अगर आप देखो ये किस टाइप का ट्राइंगल बन रहा है भैया, क्या ये राइट एंगल ट्राइंगल नहीं बन रहा? यस सर। अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल मिल रहा है, आपको इसकी वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू पता है, मैं आपको हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए कह रहा हूं, तो इससे इजी क्वेश्चन कोई बचा ही नहीं कि आप हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकालोगे, आपका फर्स्ट पार्ट हो जाएगा। उसके बाद उसने बोला कौन से एंगल पे अम्ब्रेला होल्ड करना है, तो भैया आप ये 55। देखोगे कि ये बारिश कौन से एंगल पे गिर रही है, ये एंगल फाइंड कर लो कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करके, तो आपके पास ये वैल्यू निकल के आ जाएगी। चलो सॉल्व करो इसे अब, और चेक कर लो, अगर ये क्वेश्चन क्लियर नहीं है तो पूछ लो। अभिमन्यु क्लियर है आपको? शिवानी, वेदांत, यस तुषार? सर। ओके डन। वेदांत गलत आ रहा है यार, रूट करना भूल गए वेदांत। तो भैया हमें हाइपोटेन्यूस ही निकालना है, तो वी आर एम इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ वी आर स्क्वेयर प्लस वी एम स्क्वेयर। तो ये हो जाएगा √136। तुषार वेरी गुड यार, आंसर बिल्कुल सही है। अब भैया मेरे को सारी वैल्यूज पता है, ये वाली वैल्यू 10, ये वैल्यू 6, ये वैल्यू √136। तो यार बचा बस ये एंगल निकालना। तो आप कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करके ये एंगल की वैल्यू और कैलकुलेट कर लो, आपका काम खत्म। तो भाई मेरे हिसाब से एंगल की वैल्यू बेस्ट कैलकुलेट हो जाएगी इधर tan थीटा से, क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस की वैल्यू दोनों सिंपल है। तो हमारे पास आएगा tan phi इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर
that is Vm divided by base that is Vr. तो tan phi is equals to 6/10, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3/5। तो आप phi को लिखोगे, phi is equals to tan inverse of 3/5। ये कोई पर्टिकुलर एंगल ऐसा नहीं होता जिसपे आपको वैल्यू पता हो, ना तो 37 होता है ना तो 53 डिग्री होता है। तो आप यहीं तक ही आंसर छोड़ोगे बस। Yes, sir. डन डना डन। Yes, sir. Yes, चलो, sir. Yes, sir. बढ़िया। आ जाओ फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भैया नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पर्सन मूव कर रहा है, वेलोसिटी ऑफ पर्सन गिवन है दैट इज 5 मीटर पर सेकेंड। स्क्रीन अगेन हैंगिंग। 5 मीटर पर सेकेंड, और ये ऑब्जर्व कर रहा है रेन को। ऑब्जर्व्स रेन फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स। Observes rain falling vertically downwards at the rate of 10 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन फिर से रिपीट कर रहा हूं। एक पर्सन है जो 5 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से चल रहा है, और इसको बारिश बिल्कुल स्ट्रेट गिरती हुई नजर आ रही है 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। आपको क्या बताना है? व्हाट इज द एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ द रेन। व्हाट इज द एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ द रेन, और ये बारिश कितने एंगल पे गिर रही थी। ये दो चीजें कैलकुलेट करनी है। आई होप सबको समझ में आ ही गया होगा ये कौन सा केस होगा, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड या फोर्थ। अगर बारिश उसको बिल्कुल स्ट्रेट गिरती हुई नजर आ रही है तो Sir, Sir, third case. third. वेरी गुड, ये थर्ड केस है कि भाई बारिश उसको बिल्कुल सीधी गिरती हुई नजर आ रही है। तो आपके दिमाग में ये तो क्लिक हो ही गया होगा कि भैया इधर भी राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, कि बारिश किसी एंगल पे गिर रही होगी, ये वेलोसिटी ऑफ रेन किसी एंगल पे गिर रही होगी, ये मेरे को कैलकुलेट करनी है। वेलोसिटी ऑफ पर्सन गिवन है 5 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू पर्सन ये भी हमें गिवन है 10 मीटर पर सेकेंड। हमें ये एंगल और ये वी आर की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो देखो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वेदांत बिल्कुल सही चल रहा है, बढ़िया। Sir, root 45 degree. रूट 45, एक मिनट चेक करने दो। नहीं, याद रखो आपको हाइपोटेन्यूस निकालना है। तुषार वैल्यू गलत लिखी है यार, सही से चेक करो। मानसी आपका आंसर बिल्कुल सही है, रूट 125। वेरी गुड, रूट 125, बहुत बढ़िया। मेरे को अगर ट्राइंगल में साफ दिख रहा है ये हाइपोटेन्यूस है, तो मेरे को इधर अब की बार ऐड करना है, सबट्रैक्ट नहीं करना। तो हम पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से लिखेंगे वी आर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ वी आर एम स्क्वायर प्लस वी एम का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर 100 प्लस 5 का स्क्वायर 125, तो ये हो गया हमारे पास रूट 125। और रूट 125 को आप और सिंपल कर सकते हो, दैट इज 5√5। अब आपको सारी वैल्यूज मिल गई। अब भैया जोन सा आपका मन करे आप वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करो और ये एंगल की वैल्यू बता दो। तो भैया मानसी आपका आंसर ये भी बिल्कुल सही। हमने यूज कर लिया सपोज tan थीटा, तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये आ जाएगा हाफ। अगेन हमें नहीं पता ये कौन से एंगल पे वैल्यू हाफ होती है, तो tan इनवर्स ऑफ हाफ, ये है फाइनल आंसर। बढ़िया। तो देखो किसी को दिक्कत तो नहीं आ रही ना, रेनमैन प्रॉब्लम सॉल्व करने में इजी ही लग रहा है। Yes, sir. Yes, चलो sir. डन, Yes, sir. बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया। आ जाओ फिर एक और क्वेश्चन पे, ये भी बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, आया हुआ क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया कि हमारे पास रेन है, गिर रही है कितनी वेलोसिटी से, 20 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से एट एन एंगल
30 डिग्री विद वर्टिकल। क्वेश्चन रिपीट, बारिश गिर रही है 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से 30 डिग्री के एंगल पे विद द वर्टिकल। हमें क्या कैलकुलेट करना है? क्वेश्चन पूछ रहा है कि भैया पर्सन कितनी वेलोसिटी से चले सच दैट रेन अपीयर्स टू फॉल वर्टिकली टू हिम। रेन अपीयर्स टू फॉल वर्टिकली टू हिम। बस सीधा साधा क्वेश्चन। अगेन केस 30 है, उसको रेन बारिश बिल्कुल सीधी गिरती हुई नजर आनी चाहिए, तो वो कितनी वेलोसिटी से चले। तो बहुत ही सिंपल है, बस पाइथागोरस थ्योरम ही यूज करना है इसमें भी। तुषार एंगल बता रहे हो स्पीड बता रहे हो? सर वेलोसिटी ऑफ रेन। हाँ फिर ठीक है, तुमने वो लिख दिया ना डिग्री, इसलिए सही है। बढ़िया। मतलब चेक करता हूँ अभी सही है या नहीं, मेरे को लग तो रहा है सही है, बाकी भी चेक करते हैं। यार सबसे पहले तो कुछ दिमाग लगाना ही नहीं है, एक राइट एंगल ट्राइंगल बना देना है, फिर सोचेंगे आगे क्या करना है। ये राइट एंगल ट्राइंगल के हिसाब से ये होता है वेलोसिटी ऑफ रेन, वो हमें गिवन है 20 मीटर पर सेकेंड। हमें ये एंगल भी गिवन है कि ये बारिश कितने एंगल पे गिर रही थी, 30 डिग्री पे। मेरे को अब की बार ये वाली वैल्यू निकालनी है। ये वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है क्या? नहीं, ये वैल्यू भी क्वेश्चन में गिवन नहीं है। फिर कैसे कैलकुलेट करोगे? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का यूज करोगे। पाइथागोरस थ्योरम लग नहीं सकता क्योंकि इसमें हमें बाकी दो साइड्स नहीं पता, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करो। अब कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करूं जिसमें हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर आता हो? अरे भैया साइन थीटा। साइन थीटा का फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर है वीएम, हाइपोटेन्यूज है इधर वी आर। तो साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री होगा हाफ। वीएम की वैल्यू निकालनी है, वी आर की वैल्यू हमें गिवन है 20। तो वी एम की वैल्यू अगर आप सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड, कि उस पर्सन को 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चलना पड़ेगा, तब जाके उसके पास आंसर आएगा, दैट इज फॉर वर्टिकली फॉलिंग डाउनवर्ड्स। चेक करो ये समझ में आ गया या नहीं आ गया? यस सर। चलो भाई बढ़िया। तो यार देखो इतना ही सिंपल क्वेश्चन हुआ करता था रेनमैन प्रॉब्लम्स पे, दैट्स इट। तो भैया शुरू से चेक कर लो, किसी को रेनमैन प्रॉब्लम्स हाफ कैसे आया? ठीक है वेदांत, वेदांत हमने साइन थीटा यूज किया है, तो साइन 30 डिग्री, यहाँ पे साइन 30 डिग्री रखना है मेरे को, तो साइन 30 डिग्री इज हाफ, इसलिए 2 और 20 को कैंसिल किया, 10, इस तरीके से आंसर आया। ओके डन। तो भैया यहाँ पे हमारा खत्म होता है रेनमैन प्रॉब्लम्स। चेक कर लो अगर के रेनमैन वाले प्रॉब्लम में कोई डाउट नहीं है तो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, दैट इज सर्कुलर मोशन। सर एक और क्वेश्चन डाल दो इससे सिमिलर। इसी से सिमिलर, चलो डन बिल्कुल। इससे सिमिलर एक क्वेश्चन लो। चलो इसी, ये सपोज इसको फर्स्ट पार्ट कर देता हूँ, यहाँ पे कर लेता हूँ। चलो क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला सिमिलर आप कह रहे हो तो लो। भैया बारिश गिर रही है, फिर से वही सब चीजें, 20 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से 30 डिग्री के एंगल पे विद वर्टिकल। हमें कैलकुलेट करके बताना है व्हाट शुड बी दी वेलोसिटी ऑफ द पर्सन सच दैट रेन अगेन appears to fall at an angle of 30 डिग्री। भाई क्वेश्चन की भावनाओं को समझो। अगर क्वेश्चन ने ये वर्ड नहीं भी मेंशन किया होता तो भी आपको ये समझ में आ जाना चाहिए था कि ये कौन सा केस है। जैसे कि भैया क्वेश्चन ने बोला है वेलोसिटी ऑफ पर्सन क्या होनी चाहिए
जिससे बारिश उसको 30 डिग्री पे गिरती हुई नजर आए। मुझे पता है अगर 30 डिग्री पे ही बारिश को गिरती हुई नजर आनी है तो दो केसेस हो सकते हैं। कौन से दो केसेस? एक सबसे पहला केस कि पर्सन अगर रेस्ट पे रहेगा, देखो मैं पीछे स्लाइड कर रहा हूं, एनालाइज करना। अगर पर्सन रेस्ट पे रहेगा तो इस केस में थीटा की वैल्यू 5 के बराबर आ सकती है। तो एक तो ये केस बनता है। लेकिन क्वेश्चन ने साफ बोला भैया मेरे को तो वेलोसिटी ऑफ पर्सन चाहिए। तो मतलब क्या केस वन हो सकता है ये? नहीं, पर्सन रेस्ट पे नहीं है, इतनी बात तो क्लियर है। केस टू नहीं हो सकता। सेकंड केस। सेकंड केस भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि सेकंड केस में जो फाई की वैल्यू आती है, मैंने पीछे वाली स्लाइड में लिखा हुआ है, फाई की वैल्यू थीटा से कम आती है। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है बारिश गिर रही है 30 पे और मेरे को फाई की वैल्यू भी 30 ही चाहिए। तो मतलब ये वाला केस भी नहीं है वो, ये वाला केस भी नहीं है वो। आ जाओ थर्ड केस पे। फोर्थ थर्ड, केस। हाँ थर्ड केस में तो फाई की वैल्यू 0 होती है, तो ये भी नहीं है। तो अल्टीमेटली आपको साफ समझ में आ गया कि भैया ये फोर्थ केस है, क्योंकि फोर्थ केस में फाई की वैल्यू थीटा के बराबर हो सकती है। तो ये फोर्थ केस का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन आपसे यही कह रहा है कि भैया कितनी वेलोसिटी हो पर्सन की जिससे बारिश इसको 30 डिग्री पे ही गिरती नजर आए। तो डायग्राम ऑटोमेटिकली आपका कुछ इस तरीके से ड्रॉ होगा कि ये होगी वी आर एम, ये होगी वी आर की वैल्यू जो आपको गिवन है 20 मीटर पर सेकेंड। और आपको ये एंगल्स गिवन है कि भैया बारिश भी 30 डिग्री के एंगल पे ही गिर रही थी और मेरे को चाहिए भी 30 डिग्री के एंगल पे ही। वी आर की वैल्यू गिवन है, आपको वी एम की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो सोचो थोड़ा सा इसको आप कैसे कैलकुलेट करोगे। ट्राई टू कैलकुलेट। और प्लीज मेरे को 1 मिनट दे दो, आप ये ट्राई करो कैलकुलेट करने का। और कोई खाली मत बैठना, सब ट्राई करना। भाई वेरी गुड वेदांत, आपका आंसर सही है यार। मानसी नहीं, ये आंसर नहीं है। और तुषार नहीं, आंसर ये नहीं है यार। तुषार अब सही आंसर, वेरी गुड। तुषार बताओ कैसे कैलकुलेट किया? तुषार Yes, बताओ yes, कैसे sir. कैलकुलेट किया? Sir, Vm equal to 20. Vm equal to 0. Dr minus Um minus 0. 0 minus uh, cap minus tan under root 3. हाँ। सर उसके बाद v equal to 0. 10 minus 0. हेलो. कुछ नहीं 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 समझ में आया यार। यस सर. तुषार ऐसे ही क्या तुक्का मारा तुमने? नो सर. बताओ सही से कैलकुलेट कैसे किया? सर बता रहा हूँ सर. हाँ। तुषार फंस गए। वेदांत तुम बताओ तुमने कैसे कैलकुलेट किया? भाई पहले तो यहाँ पे डायग्राम थोड़ा सा बड़ा बना देता हूँ, आपको क्लियर कर देता हूँ क्या हो रहा है इस सिनेरियो। भैया बारिश इसको वापस से 30 डिग्री पे ही गिरनी है। तो हमें क्या क्या गिवन था? हमें यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ रेन गिवन है 20, एंगल भी गिवन है कि भाई ये वाला एंगल है हमारे पास 30 डिग्री, ये वाला एंगल भी 30 डिग्री।
ये है हमारे पास वेलोसिटी ऑफ पर्सन जो हमें कैलकुलेट करना है। सर वेलोसिटी माइनस 10 इक्वल टू 10, उसके बाद सर आया मतलब 20 मीटर पर सेकंड। चलो देखते हैं, इधर देखो यार, इस क्वेश्चन को दो तीन तरीके हैं सॉल्व करने के लिए। सबसे पहले सबसे इजी तरीका बताता हूँ क्वेश्चन को सॉल्व करने का। सबसे इजी तरीका क्या है, अगर आप क्वेश्चन की भावनाओं को समझो, इसको सिर्फ एंगल चेंज कराना है। एंगल मतलब ये कह रहा है कि बारिश पहले 30 डिग्री के एंगल पे राइट हैंड साइड गिर रही थी, तो अब 30 डिग्री के एंगल पे ही लेफ्ट हैंड साइड गिरे, बस। उसको उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं करानी है। अगर उसको इसकी वेलोसिटी चेंज नहीं करानी है तो यहाँ पे भी वेलोसिटी कितनी लिख दूं, सो 20 एम मीटर की पर वैल्यू भी सेकंड। 20 ही लिख दो। 20 मीटर। बिल्कुल। अब आप एक चीज नोटिस करो, एक ट्राइंगल बन रहा है जिसमें ये वाला एंगल 60 है, ये वाली साइड सेम है, ये वाली साइड सेम है, तो मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी सेम होगा। तो भैया ये क्या एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बना या नहीं बना? यस सर। ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बना जिसमें सारे एंगल 60 आ जाएंगे, क्योंकि भैया ये एंगल ये एंगल ये एंगल सेम। तो डायरेक्टली हमारे पास वीएम की वैल्यू कितनी आ गई, 20 आ गई, क्योंकि ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बन रहा है। चेक करो क्या यहां तक की बात क्लियर है? यस सर। डन। यस सर। चले भैया यहां तक कंप्लीट हो गया, बढ़ जाए आगे नेक्स्ट टॉपिक पे। यस सर। यस चलो सर। डन। आ जाओ भैया, इसको स्टार्ट कर लेते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन यार याद रखो, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग सकता है, लेकिन ध्यान देना। भाई हम कह रहे हैं कोई भी एक पार्टिकल है, 9th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे होगे ये सब चीजें, कि अगर कोई भी एक पार्टिकल है और वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, तो सर्कुलर पाथ में मूव करने के लिए उसको एक नेसेसरी फोर्स चाहिए। वो नेसेसरी फोर्स का नाम क्या है, बस इतना बता दो, बाकी डीलिंग बाद में करते हैं। सर सेंट्रीपिटल फोर्स। भाई बहुत बढ़िया। तो सीधी सीधी बात क्या है कि अगर कोई भी एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन में घूम रहा है, तो डेफिनेटली उसको एक फोर्स चाहिए, नेसेसरी फोर्स, जिसका हम ऐसे कह देते हैं नेसेसरी फोर्स। और वो नेसेसरी फोर्स कौन सा है? वो नेसेसरी फोर्स है हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स। और इसका नाम सेंट्रीपिटल फोर्स कैसे पड़ा? भैया इसका नाम सेंट्रीपिटल फोर्स ऐसे पड़ा कि सेंटर सीकिंग, मतलब ये ऐसा फोर्स है जो हमेशा सेंटर की तरफ लगता है थ्रू द रेडियस। तो अगर मैं आपसे कभी भी पूछूं कि भाई पार्टिकल है मूव कर रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स मार्क कर दो, तो जो भी सर्कल है उसका एक रेडियस बना दो, सेंटर बना दो, तो ये भैया सेंटर की तरफ रेडियस के थ्रू जो भी ये फोर्स लग रहा होगा ये हो जाएगा सेंट्रीपिटल फोर्स, जिसको हम डिनोट कर रहे हैं एफ सब्सक्रिप्ट सी से। पहले बताओ यहां तक कोई दिक्कत? नो सर। नो बहुत सर। बढ़िया। अब कॉन्सेप्ट पे आ जाओ, पता नहीं आपको ये लॉज ऑफ मोशन कितना सही से आपने पढ़ा या नहीं पढ़ा। लॉज ऑफ मोशन का एक चीज बताता हूँ आपको, सारी चीजें रिलेटेबल हो जाएंगी। यार फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, जनरल फॉर्मूला फॉर द फोर्स? फोर्स पर यूनिट एरिया था। क्या बोल गए भैया? फोर्स का फॉर्मूला मास इनटू मास एक्सीलरेशन इनटू। होता है, ठीक है, जनरल फॉर्मूला मास इनटू एक्सीलरेशन। हमारा लॉजिक क्या कहता है कि सपोज हमारे किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स 0 लग रहा है। अगर हमारी किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स 0 लग रहा है, मास 0 हो नहीं सकता, तो इतनी क्लैरिटी है कि एक्सीलरेशन 0 होगी फिर। अब एक्सेलरेशन 0 दो केसेस में हो सकती है। कौन से दो केसेस में हो सकती है भैया? या तो पार्टिकल रेस्ट पे हो, रुका हुआ हो, अगर पार्टिकल रेस्ट पे होगा तो भी एक्सेलरेशन 0 होगी। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है? दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि जो मेरा पार्टिकल है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा हो, कांस्टेंट वेलोसिटी, जिसको हम यूनिफॉर्म मोशन भी कहते हैं। लेकिन कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब क्या है? वेलोसिटी का मतलब ही क्या होता है? वेलोसिटी का मतलब होता है कि भैया वेक्टर क्वांटिटी है, तो आपको किस किस चीज के बारे में डिस्कशन करना है? मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। डायरेक्शन। मैं कह रहा हूं अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो मतलब ना तो मैग्नीट्यूड चेंज होना चाहिए, ना तो डायरेक्शन चेंज होनी चाहिए। और ये तभी पॉसिबल है जब पार्टिकल किस पे मूव कर रहा हो? ये तभी पॉसिबल है जब भैया स्ट्रेट पार्टिकल लाइन। स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहा हो। तो यहां तक की बातें पहले रिपीट करता हूं, चेक करना ये वाला बेसिक चीज समझ में आया नहीं आया। भाई मैं कह रहा हूं फोर्स का फॉर्मूला मास इनटू एक्सीलरेशन। मैंने ये कह दिया कि भैया किसी भी बॉडी पे फोर्स 0 लग रहा है,
तो एक्सेलरेशन जीरो होगी। एक्सेलरेशन जीरो दो ही केसेस में हो सकती है, या तो कोई ऑब्जेक्ट मूव ही नहीं कर रही, और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो भैया ना तो उसकी स्पीड चेंज होनी चाहिए, ना उसकी डायरेक्शन चेंज होनी चाहिए, जहां जा रहा है जिससे जा रहा है वैसे ही चलता जाए। लेकिन इधर मैंने क्या कहा, आप लोगों ने क्या कहा कि यार सर्कल में मूव करने के लिए एक नेसेसरी फोर्स चाहिए, सेंट्रीपिटल फोर्स। मतलब इतनी बात तो क्लियर है कि नेट फोर्स, क्या फोर्स की वैल्यू जीरो आ रही है सर्कुलर मोशन के केस में? नहीं, नो सर। फोर्स की वैल्यू जीरो नहीं आ रही। फोर्स की वैल्यू जीरो नहीं आ रही तो याद रखो एक्सीलरेशन भी जीरो नहीं होगा, एक्सीलरेशन की वैल्यू आएगी। अब एक्सीलरेशन प्रोड्यूस कैसे होती है ये बताओ, व्हाट इज द डेफिनेशन फॉर एक्सीलरेशन? अरे अभी तो 9th क्लास का ही पूछ रहा हूँ। वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेरी गुड सिमरन। एक्सीलरेशन का भैया डेफिनेशन होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। मतलब वेलोसिटी अगर चेंज हुई तो एक्सीलरेशन होगी। अब अभी मैंने जस्ट बताया भैया वेलोसिटी को, वेलोसिटी का मतलब क्या है, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। तो मेरे को बताओ वेलोसिटी हम कितने तरीके से चेंज कर सकते हैं, ये बताओ। तो याद रखो वेलोसिटी को चेंज करने के तीन तरीके हैं। कौन से तीन तरीके? सबसे पहला तरीका कि भैया आप डायरेक्शन को रखो सेम और वैल्यू चेंज करते जाओ, वैल्यू चेंज करते जाओ। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक स्ट्रेट रोड पे बाइक चला रहा हूं, अगर मैं एक स्ट्रेट रोड पे बाइक चला रहा हूं तो कभी मैंने मेंटेन करी 50, कभी 30, कभी 80, स्पीड चेंज कर रहा हूं, डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा। पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या हो सकता है? दूसरा तरीका हो सकता है कि भैया आप डायरेक्शन चेंज करनी है और स्पीड सेम। स्पीड सेम रहने दो, स्पीड को चेंज मत होने दो, आप सिर्फ डायरेक्शन को चेंज कर दो। मतलब आप सेम स्पीड से चलो, बस सेम स्पीड से चलते चलते आप टर्न वगैरह जो भी आपको करना है वो कर लो। और तीसरा तरीका क्या है कि भैया अपनी वैल्यू भी चेंज कर दो, डायरेक्शन भी चेंज कर दो। तो हमें कौन से दो केसेस पढ़ने हैं? हमें ये दो केसेस पढ़ने हैं अब की बार। जब हम मैग्नीट्यूड को सेम करते हैं और सिर्फ डायरेक्शन को चेंज करते हैं, तो ये एक एग्जाम्पल बन गया हमारे सर्कुलर मोशन का, और इसको हम कहेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता है, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता, वैल्यू चेंज नहीं होती, सिर्फ डायरेक्शन चेंज होती है। तो यही चीज मैं आपको यहां समझाना चाह रहा हूं। तो इसका एग्जाम्पल है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। देखो इसमें क्या हो रहा है भैया, मैंने अलग अलग पॉइंट ले लिए, पॉइंट ए, पॉइंट बी, सिमिलरली पॉइंट सी, एक रैंडम पॉइंट डी। अगर मैं देखूं पॉइंट ए पे डायरेक्शन देता है टेंजेंट, तो इसकी टेंजेंट की डायरेक्शन आ रही है राइट हैंड साइड। पॉइंट बी पे टेंजेंट की डायरेक्शन आ रही है ऊपर की तरफ। पॉइंट सी पे टेंजेंट की डायरेक्शन आ रही है लेफ्ट हैंड साइड, अगर मेरा पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज इस तरीके से घूम रहा है तो। और डी पे टेंजेंट आ रहा है डाउनवर्ड। तो यार डायरेक्शन तो मतलब हर एक पॉइंट पे चेंज हो रही है, लेकिन मैं कह रहा हूं भैया वैल्यू, मैंने ए पे देखा दो ही है, बी पे देखा बी पे भी टू ही है, सी पे देखा सी पे भी टू ही है, डी पे देखा डी पे भी टू ही है। तो ये इसमें हो क्या रहा है, इसमें हमारा ये सेकंड वाला केस हो रहा है कि मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन चेंज है, डायरेक्शन चेंज हो रही है, वेलोसिटी चेंज हो रही है, एक्सीलरेशन होगा, तो ये एक एक्सेलरेटेड मोशन होगा, लेकिन ये यूनिफॉर्म होगा कि वैल्यू चेंज नहीं हो रही है। चेक करो ये वाला एग्जांपल समझ में आया या नहीं आया? यस सर। ठीक है, अभी सिर्फ आपको बेसिक बेसिक बता रहा हूँ, इसको प्रॉपरली कैलकुलेशन वगैरह जो पार्ट है वो तो करेंगे नेक्स्ट क्लास में, अभी सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं मैं। सिमिलरली सपोज मैंने कहा कि ये एक ऑब्जेक्ट है, सर्कल में ही घूम रहा है, लेकिन अब की बार क्या हुआ, पॉइंट ए पे मैंने देखा यार वेलोसिटी 10 आ रही है, पॉइंट बी पे मैंने देखा यार वेलोसिटी मैंने स्पीड इंक्रीज करके 20 कर दी, इधर मैंने कम कर दी, इधर मैंने पता नहीं क्या कर दिया, इधर भैया मैंने 2 पे ही पहुंच गया। तो मेरे को बताओ इधर क्या क्या चीजें चेंज हो रही हैं मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में से, बताओ। सर दोनों हो रही सर चेंज। दोनों चेंज हो रहे हैं। वेरी गुड। इधर भैया हमने मैग्नीट्यूड को देखा तो वो भी चेंज हो रहा है, हमने देखा डायरेक्शन के बारे में तो वो भी चेंज हो रही है। तो इसलिए इस टाइप के सर्कुलर मोशन को हम क्या कहेंगे, इस टाइप के सर्कुलर मोशन को हम कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन।
नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब इस पे एक सबसे जो बेसिक क्वेश्चन, जो 9th क्लास का क्वेश्चन है, आपसे वो पूछता हूं, देखते हैं आप आंसर सही बता पाते हो या नहीं बता पाते। सबसे बेसिक क्वेश्चन क्या पूछता है वो ये पूछता है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, क्या यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक्सेलरेटेड मोशन है या फिर वो यूनिफॉर्म मोशन है? तो बताओ क्या कहूं इसे। सर दोनों ही होगा। दोनों ही होगा, सोच लो। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक्सेलरेटेड मोशन होगा या यूनिफॉर्म मोशन होगा? सर इसमें एक्सेलरेशन भी तो हो रही है, वेलोसिटी चेंज हो रही है तो। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मतलब मैं पीछे वाले केस की बात कर रहा हूं, इस वाले केस के लिए सोच लो। एक्सेलरेटेड होगा सर। हम्म तो भैया याद रखो, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जहां वर्ड आ गया तो मतलब डायरेक्शन चेंज हो रही है, वैल्यू चेंज नहीं हो रही। यहां लिख देता हूं भैया, वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है, मैग्नीट्यूड सेम है। तो लेकिन सर अगर कौन? वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है तो वेलोसिटी चेंज हो रही है। और इधर मैंने क्या कहा, यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या होता है? यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है कि वेलोसिटी हर तरीके से कांस्टेंट होनी चाहिए, लेकिन इधर वेलोसिटी हर तरीके से कांस्टेंट नहीं है, तो ये यूनिफॉर्म मोशन नहीं होगा, ये एक्सेलरेटेड मोशन होगा। तो ये कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, उन्होंने देखा कि यार ये यूनिफॉर्म वर्ड आ रहा है तो ये यूनिफॉर्म मोशन ही होगा। नहीं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब क्या है कि डायरेक्शन चेंज हो रही है, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा। तो वेलोसिटी चेंज हो रही है तो डेफिनेटली एक्सीलरेशन तो होगी ही होगी, क्योंकि एक्सीलरेशन चेंज होने के लिए ये 3 फैक्टर में से कोई सा भी एक फैक्टर हो सकता है। सिमरन क्या आपको ये क्लियर हुआ या रिपीट करना है? सर अब क्लियर है। क्लियर है। हाँ, अगर मैं आपसे पूछूं नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो नॉन यूनिफॉर्म में तो आपको कोई डाउट होगा ही नहीं, आपको पता नॉन यूनिफॉर्म वर्ड है फिर तो एक्सेलरेटेड मोशन ही है। तो यही चीज मैं बोल रहा हूँ, इसमें कंफ्यूज मत हो जाना बस। तो यहां तक और चेक कर लो, अभी मैंने आपको बस सर्कुलर मोशन की थोड़ी सी थियोरी एक्सप्लेन करी है। क्या इस थियोरी वाले पार्ट में कोई डाउट है? नो सर। नो सर। और अभी इससे रिलेटेड बहुत कुछ टर्म्स हैं, लेकिन वो आज नहीं हो पाएंगे, इसलिए इसको हम यहीं तक छोड़ते हैं। तो आज के लिए भैया इतना ही।